सो वेलकम टू रॉयल बुक्स एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर की ओर, जो है आपका सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो सबसे मेन चीज है इसकी सत्ता की साझेदारी होती क्या है। सबसे पहले हम चैप्टर को समझेंगे, देन उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो हम बात कर रहे हैं सत्ता की साझेदारी मतलब पावर शेयरिंग। तो सबसे पहली बात कि अगर हम पावर शेयर करेंगे तो उसके अंदर वो होते हैं उसके नेगेटिव पॉइंट्स। तो हम यहाँ पावर शेयरिंग क्यों कर रहे हैं, सत्ता की जो साझेदारी है हम उसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक फीचर्स होता है लोकतंत्र का। किसका फीचर होता है? लोकतंत्र का। भी लोकतंत्र क्या होता है? तो लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो जिसके पास भी लोकतंत्र है, अगर हम इंग्लिश में बात करें डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र के अंदर जितनी भी आपकी पब्लिक्स होती है, मतलब जनता होती है, जनता के अकॉर्डिंग ही सारे रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो उसका एक फीचर है सत्ता की साझेदारी, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम एक एग्जांपल से समझे, फॉर एग्जांपल स्कूल है, देन स्कूल में ग्रुप्स होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज के, गर्ल्स है एंड आपका बॉयज। ओके, तो टीचर बोलती है कि जो बॉयज है इसके लिए मॉनिटर को नियुक्त कर रहे हैं। ठीक है, 25 आपके बॉयज हैं एंड 15 गर्ल्स हैं। तो जो मॉनिटर बना, ठीक है, वो सिर्फ किसको सपोर्ट करता है? बॉयज को, गर्ल्स को नहीं करता। तो गर्ल्स क्या करती हैं? टीचर्स के पास जाती हैं और उनको क्या बोलती है एक तरीके से कि जो बॉयज है वो हमारे लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से जो गर्ल्स होती है उनका भी एक मॉनिटर बनाया जाता है और बॉयज का भी एक मॉनिटर बनाया जाता है। सो ये दोनों ही क्या है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये है आपकी सत्ता की साझेदारी मतलब पावर शेयरिंग। तो यहाँ का इसका मीनिंग की पावर शेयरिंग होती क्या है। अब हम बात करें जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले है आपका बेल्जियम की कहानी। क्या है आपका? बेल्जियम की कहानी। देन है आपका बेल्जियम की कहानी। देन सेकंड है आपका श्रीलंका की कहानी, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन फोर्थ है बेल्जियम की समझदारी, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है एंड सत्ता की साझेदारी के रूप। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले चलते हैं बेल्जियम की कहानी। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है बेल्जियम के अंदर, क्या है, क्या प्रोसेस है, वो सब देखेंगे। तो अगर हम बात करें, बेल्जियम एक छोटा सा देश है, बहुत ज्यादा स्मॉल सा है। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है। मतलब अगर हम इसकी आबादी की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, वो 1 करोड़ से क्या है? अधिक। इस छोटे से देश के सामान की जातीय बनावट बहुत ज्यादा जटिल है। जटिल का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इजिली उसको तोड़ नहीं सकते। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिशिया इलाके में रहता है और डच बोलता है। ठीक है, एक एरिया का नाम है, ठीक है, जो को क्या बोलता है आपका? डच बोलता है। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि जर्मन है आपका और है आपका डच। तो 2 लैंग्वेजेस हमको यहाँ देखने को मिल रही है। राजधानी ब्रुसेल्स के लोग 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। अगर हम कैपिटल की बात करें, जैसे इंडिया है, इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, उसी तरीके से ब्रुसेल्स जो क्या है कैपिटल है, जिसके अंदर 80% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। सिर्फ अगर हम कैपिटल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये आपका इंडिया है, इंडिया के अंदर जो स्टेट सॉरी कैपिटल आता है आपका, ठीक है, कैपिटल है आपका दिल्ली। तो ओवरऑल अगर हम सिटीज की स्टेट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर 80% लोग क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चले फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल कंट्री की बात करें तो कंट्री में जो डच बोलते हैं वो लोग थोड़े से कम है। अब हम बात करें नेक्स्ट, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। अल्पसंख्यक लोग संख्या में कम होते हैं लेकिन वो पावरफुल है अदर से। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति में नाराजगी थी। अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें, ब्रुसेल्स के अंदर आपका डच वाले जो लोग थे वो बहुत ज्यादा हैं, और अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करें तो उसके अंदर डच वाले बहुत कम है। ठीक है, हमने ये देखा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जो फ्रेंच है वो अल्पसंख्यक है, संख्या में कम है ओवरऑल कंट्री के अंदर, लेकिन एक तरीके से वो समृद्ध कैसे हैं, ताकतवर कैसे, उनके पास पैसा है, पैसे वाले लोग हैं। ठीक है, उनका आर्थिक विकास बहुत अच्छे से हो रखा है, शिक्षा का लाभ उनको मिला है, मतलब वो एजुकेटेड है। ठीक है, देन इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। पहले चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी। 1950 टू 1960 में क्या हुआ, जो फ्रेंच है, फ्रेंच और डच इन दोनों के ही बीच में तकरार होनी शुरू हो गई। तो ये कुछ जातीय बुनावट है किसकी? बेल्जियम की। यार एक मिनट,
तो नाउ चलते हैं, आपका सेकेंड टॉपिक है जो है श्रीलंका की कहानी। तो सबसे पहली बात कि श्रीलंका की कहानी इसमें है क्या, अगर हम थोड़ा सा बेसिक ऐसे लेके चले तो श्रीलंका के अंदर दो जातियों का समूह था, एक था सिंहली जाति एंड था एक तमिल। ठीक है, तो ये जो दोनों जाति थी इन दोनों के बीच मनमुटाव थे बहुत ज्यादा। अब ये थे क्यों, हमें इसके ऊपर बात करनी है। अगर हम बात करें श्रीलंका, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी आबादी 2 करोड़ है। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की जो जनसंख्या थी वो 1 करोड़ थी, और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो इसकी जो एक तरीके से जनसंख्या है ये कितनी है आपकी 2 करोड़। ठीक है, सेकंड चलते हैं, सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का 74% तथा तमिलों का 18%। अगर हम बात करें कि परसेंटेज में कितना है 74 किसका, सिंहली जाति वालों का, और जो तमिल है वो 18। तो इतना कम क्यों है तमिल, तो तमिल 2 तरीके के थे। एक तमिल था आपका जो कहां रहता था, श्रीलंका में, एंड सेकंड था आपका भारतीय तमिल। भारतीय तमिल 2 तरीके के तमिल थे। सिंपल सी बात है भाई, श्रीलंका के तमिल है तो ये आपका ठीक है कि श्रीलंका के, लेकिन भारतीय तमिल कैसे पहुंच गए। तो जिस टाइम अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा किया हुआ था वो क्या करते थे, भारत के लोगों को उठाया अलग अलग जगह पे डिपॉजिट कर दिया, एक तरीके से काम करवाते थे, मजदूरों के रूप में ले जाते थे। तो ये सारा काम किसका था, ब्रिटिशों का। ये उन्हीं की किया करामात है जो अलग अलग देशों में आपके क्या मिलेंगे, भारतीय मिलेंगे। तो इसके अंदर क्या था आपका, भारतीय तमिल थे। तमिलों में भी 2 समूह थे, जैसे मैंने आपको बताया, श्रीलंका और भारतीय तमिल। श्रीलंकाई तमिल, श्रीलंकाई मूल के तमिल कितने आपके 13%। हिंदुस्तानी तमिल, हिंदुस्तानी तमिल कौन, जो भारतीय तमिल थे, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे। एक वर्ड आ गया औपनिवेशिक, क्या होता है औपनिवेशिक, औपनिवेशिक का मतलब होता है जब कोई दूसरा हमारे ऊपर क्या कर ले, कब्जा कर ले और हमें अपना गुलाम बना ले। देन आपका अधिकतम सिंहली भाषी लोग बौद्ध थे। कौन से थे, बौद्ध धर्म के लोग थे। जबकि तमिल भाषा के जो लोग थे वो कौन थे, हिंदू और मुस्लिम। तो यहाँ धर्म भी आ गया आपका। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना था, 70%, और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते थे। ठीक है, तो ये है कुछ श्रीलंका की कहानी जो आपको बताई गई है। नेक्स्ट चलते हैं, आ गया। इसमें है आपका श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अगर हम बात करें बहुसंख्यकवाद होता क्या है, बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है जो संख्या में ज्यादा होते हैं, इसके अपोजिट होता है अल्पसंख्यकवाद। अब अल्पसंख्यकवाद का मतलब होता है जो संख्या में कम होता है। अगर हम भारत का एग्जांपल ले, SC ST OBC जो संख्या में कम है लेकिन जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो बहुसंख्यकवाद है, इस तरीके से। लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित सरकार में सिंहली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। जो संख्या में ज्यादा होते हैं वो हमेशा पावरफुल होते हैं, ये चीज हम सबको पता है। तो सिंहली जाति वाले जो लोग थे वो पावरफुल थे क्योंकि वो ज्यादा थे, 74% लोग थे। तो जो श्रीलंका की सरकार थी वो उनको ही सपोर्ट कर रही थी, वो तमिल को सपोर्ट नहीं कर रही थी, जिस वजह से जो तमिल थे उन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया था, उसका विरोध किया था। उन्होंने एक ग्रुप भी बनाया था जिसको लिट्टे बोलते हैं, जिसके अंदर उन्होंने विद्रोह जाहिर किया था। श्रीलंका को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया, किसको, सिंहली को। तो यही से हमें पता चलता है कि जो सिंहली जाति वाले लोग हैं उनको सीधा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला हुआ है। विश्वविद्यालय, सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता देने की जो नीति थी वो चालू रही। मतलब सरकार ने सिंपल सी चीजें तमिलों को बिल्कुल हटा दिया, सिर्फ किसको सपोर्ट किया, सिंहली जाति वालों को। तो इन सरकारी फैसलों में श्रीलंकाई तमिल नाराजगी शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। बेगानापन का मतलब होता है, सिंपल सी चीज है कि जहां अपनापन ना हो उसका अपोजिट बेगानापन। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, किसने, तमिलों ने। क्यों बनाई, क्योंकि वो सरकार से एक तरीके से खफा थे और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वामित्व हासिल करने की तथा शिक्षा रोजगार में समान अवसरों की मांग करने लगे थे। इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। जैसे आपका इंडिया है, इंडिया के अंदर हिंदू है, सिंपल सी चीज है, और एक है आपका मुस्लिम। ठीक है, तो अगर मान लो गवर्नमेंट सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट करे, मुस्लिम को ना करे, सिर्फ ये बोल दे कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है वो सिर्फ हिंदुओं को मिलेगी, ठीक है, जितना भी आरक्षण है सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा, मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा, तो जो मुसलमान लोग हैं वो क्या उठाएंगे, ऑब्जेक्शन उठाएंगे। सेम सिचुएशन थी श्रीलंका की। श्रीलंका के अंदर सारी फैसिलिटीज को मिल रही थी सिंहली जाति वालों को, और तमिलों को कुछ भी नहीं मिल रहा था, जिसका वो विरोध कर रहे थे। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्व श्रीलंका में
स्वामित्व तमिल इलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। राजनीतिक संगठन इसलिए बनाए गए थे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी। शीघ्र ये टकराव गृह युद्ध में परिभाषित हुआ। एक वर्ड आया इसमें, गृह युद्ध। गृह युद्ध क्या होता है? गृह युद्ध होता है जो सिर्फ हमारे कंट्री के अंदर हो, ठीक है, कंट्री के बाहर ना हो, सिर्फ कंट्री के अंदर ही हो, स्टेट्स के बीच में, या और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसको हम गृह युद्ध बोलते हैं। थैंक यू सो मच।